हेलो एवरीवन। हम लोग मॉडर्न इंडिया की एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम देखेंगे मॉडरेट्स के बारे में। कांग्रेस की स्थापना के बाद में मॉडरेट्स का क्या रोल था इंडिपेंडेंस तक ले जाने के लिए, कौन थे मॉडरेट्स के लीडर्स, उनके क्या क्या डिमांड्स थे और वो अपने डिमांड्स को कैसे फुलफिल करवाते थे। तो सबसे पहली बात तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, मॉडरेट्स थे कौन और उनका एरा कौन सा था, मतलब कौन से पीरियड में मॉडरेट्स एग्जिस्ट करते थे। तो कांग्रेस की स्थापना वाले साल 1885, जब लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना करवाई थी एओ ह्यूम को बोल के, तो 1885 से लेके 1905 तक माना जाता है मॉडरेट्स एरा। और ये लोग कौन थे? ये लोग थे एरिस्टोक्रेटिक पीपल, जो कि हाईली एजुकेटेड थे। ये लोग बोलते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, इंडिया के अंदर अलग अलग इनोवेशंस ला रही है, लेकिन वो उनको इंडिया का अच्छे से नॉलेज नहीं है। उनको नहीं पता यहाँ के सरकमस्टेंसेस कैसे हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। बस हमें ब्रिटिशर्स को सिर्फ इतनी बात बतानी है कि हमें ये डिमांड्स चाहिए, तो वो हमारी डिमांड्स पूरी कर देंगे। बाकी ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे इंसान है। ये थी मॉडरेट्स की थिंकिंग। तो आज मॉडरेट्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज नॉट एसोसिएटेड विद द मॉडरेट एरा। निम्नलिखित में से कौन सा नेता उदारवादी चरण से संबंधित नहीं था? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी या फिर लाला लाजपत राय। तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी, ये तीनों मॉडरेट लीडर्स थे। लाला लाजपत राय जो है वो थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर, मतलब गर्मपंथी। तो ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के साथ और कौन कौन थे एक्सट्रीमिस्ट में? तो एक नाम तो हम पढ़ते हैं, लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीन लीडर्स थे मॉडरेट्स के, मेनली माना जाता है दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ मॉडरेट्स। उदारवादी चरण की विचारधारा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दे कंसिडर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज अ डिवाइन बून। वे ब्रिटिश सरकार को एक दैवीय वरदान मानते थे। नेशनल मूवमेंट शुड बी लॉन्च थ्रू कन्वेंशंस एंड एप्लीकेशंस। राष्ट्रीय आंदोलन सम्मेलनों और आवेदनों के माध्यम से चलाया जाना चाहिए। और थर्ड पॉइंट कह रहा है, विद द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश इनस्टेबिलिटी वुड अराइज इन इंडिया। अंग्रेजों के जाने से भारत में अस्थिरता पैदा हो जाएगी। अब इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या थी मॉडरेट्स की आइडियोलॉजी? हमने अभी जाना कि मॉडरेट्स ब्रिटिशर्स को बहुत ही भला मिनक मानते थे। तो डिवाइन गुड मतलब दैवीय सिद्धांत, वो मानते थे कि ब्रिटिशर्स को भगवान ने ही भेजा है हमारे लिए। तो सही पॉइंट है। नेशनल मूवमेंट शुड बी लॉन्च थ्रू कन्वेंशंस एंड एप्लीकेशंस। वो लोग वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे, उनका सिर्फ ये मानना था कि हम एकदम पीसफुल तरीके से मूवमेंट चलाएंगे, पिटिशंस डालेंगे, कन्वेंशंस देंगे, अलग अलग अर्जियां देंगे सरकार को और सरकार हमारी बात मान लेगी। तो ये भी सही है। और विद द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश इनस्टेबिलिटी वुड अराइज इन इंडिया। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद में इंडिया के अंदर अस्थिरता आ जाएगी। अस्थिरता क्यों आ जाएगी? क्यों? क्योंकि हम लोगों को इतना केपेबल नहीं बताया गया है। इनका मानना था, मॉडरेट्स का मानना था कि इंडियंस के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद एक नेशन को चला सके। ब्रिटिशर्स के अंडर प्रॉपर पॉलिसी फॉर्मेशन होता है, सारे रिफॉर्म्स अच्छे से लाए जाते हैं, इसलिए उनके जाने के बाद में हम एकदम, मतलब हमारे पास में कोई डायरेक्शन ही नहीं बचेगा, हम करेंगे क्या। इसलिए ब्रिटिशर्स को इंडिया में रहना चाहिए। तो सही स्टेटमेंट सारी सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिमांड ऑफ द मॉडरेट्स। अब मॉडरेट्स क्या डिमांड करते थे? अभी हमने देखी कि उनकी आइडियोलॉजी क्या थी और अब उनकी डिमांड्स क्या क्या थी। दे वांटेड इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, मतलब सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण, और
increase in the expenditure on welfare, education and agricultural improvement. कल्याण, शिक्षा और कृषि सुधार पर व्यय में वृद्धि चाहते थे. Demand for the better treatment of Indian laborers abroad in other British colonies. Which of the following are not true? अब अपने को बताना है कि इन तीन स्टेटमेंट से कौन सी डिमांड ब्रिटिशर्स की नहीं थी. पहली डिमांड कह रही है इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज. ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी जो गवर्नमेंट जॉब्स थी उनके अंदर मेनली जो प्रभुत्व था वो किसका था? ब्रिटिशर्स का खुद का था. अब मॉडरेट चाहते थे कि हमें इंडियंस को भी मतलब रिप्रेजेंटेशन दो, इंडियंस को भी गवर्नमेंट सर्विसेज में लाओ, जो मेनली इंडियंस को ही रखो. तो पॉइंट पहला तो सही है. दे वांटेड इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट. जितना भी अपने इंडिया में एक्सपेंडिचर हो रहा था वो हो रहा था मेनली ऑन मिलिट्री, मतलब सैनिकों पे ज्यादा खर्च हो रहा था. मिलिट्री के लिए अलग अलग वेपन्स का खर्चा, उनकी मेंटेनेंस का खर्चा, ये अपने इंडिया में ज्यादा हो रहा था. लेकिन मॉडरेट्स चाहते थे वेलफेयर पे लाओ. वेलफेयर में क्या? एक तो हेल्थ और एक सैनिटेशन. अब मॉडरेट्स के दिमाग में ये बात क्यों आई कि हेल्थ और सैनिटेशन पे खर्चा करो? क्योंकि उस एरा में प्लेग बहुत ज्यादा फैल रहा था. अपन देखते हैं इंडिया में बहुत सारे पार्ट्स में इस एरा के अंदर प्लेग आउटब्रेक्स हो रहे थे, इसीलिए हेल्थ और सैनिटेशन पे फोकस कर रहे थे. हमने कांग्रेस की स्थापना में भी पढ़ा था कि पूना में प्लेग ज्यादा फैल गया था, इसीलिए कांग्रेस के फर्स्ट सेशन को पूना से बॉम्बे शिफ्ट किया गया था. तो वेलफेयर चाहते थे. एजुकेशन की डिमांड थी इन लोगों की. ये लोग बोलते थे कि इंडियंस को भी एजुकेट करो. और एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट, क्योंकि इंडिया की जो मेनली इंडस्ट्रीज है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे ज्यादा फोकस करते हैं इंडियंस. इसीलिए कृषि में नवाचार लेके आओ, अलग अलग एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को लेके आओ, ताकि फार्मर्स को भी मतलब विलेजर्स को भी बेनिफिट मिले इस चीज का. तो ये वाला पॉइंट भी सही है. थर्ड पॉइंट कह रहा है डिमांड फॉर बेटर ट्रीटमेंट फॉर इंडियन लेबर्स अब्रॉड इन अदर ब्रिटिश कॉलोनीज. ब्रिटिशर्स की पूरी दुनिया में कॉलोनीज बना रखी थी, अलग अलग जगह पे ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी. और इन कॉलोनीज में ये लोग अलग अलग लेबर्स भी भेजते थे. जैसे इंडिया के लेबर्स हैं वो यूरोप में कहीं और चले गए, अमेरिका उनकी कॉलोनी थी, अमेरिका चले गए, बर्मा चले गए. तो वहां पे जो उनका ट्रीटमेंट था ना वो सही नहीं हो रहा था, मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. उनको जैसे बाकी लोगों को ट्रीट करते थे वैसे ट्रीट नहीं करते थे, उनको जो छोटा दिखाते थे कि तुम तो इंडिया से आए हो इसलिए तुम तो छोटे हो. तो अपने को क्या बताना है? सही नहीं है. लेकिन ये तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ द अबव. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. पब्लिक सर्विस कमीशन, इंडियन काउंसिल एक्ट, वेलबी कमीशन और ब्रिटिश कमिटी ऑफ INC. ये कुछ रिफॉर्म्स है जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा किए गए थे. अपने को बताना है कौन सा रिफॉर्म कब हुआ. पब्लिक सर्विस कमीशन आया था 1886 में. इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1892 में. वेलबी कमीशन 1896 और ब्रिटिश कमिटी ऑन INC आई थी 1889 में. ए का 4 सॉरी ए का 3 आ गया इधर 1886 में. काउंसिल एक्ट 1892 मतलब ये वाला ऑप्शन हो जाएगा. अब ये सारे एक्ट्स क्या थे, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जानते हैं इनके बारे में. पहला पब्लिक सर्विस कमीशन कौन लेके आया? तो 1886 में आया था. हम पढ़ते हैं उस टाइम गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन थे यहाँ के गवर्नर जनरल. अब इन लोगों ने क्या इनोवेशन किया? पहले जो थी ICS का एग्जामिनेशन मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन,
ये होता था सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड यानी लंदन में, लेकिन अब जो है वो इंग्लैंड के साथ साथ इसको इंडिया में भी करवाया जाएगा। आईसीएस का एग्जामिनेशन पहले सिर्फ इंग्लैंड में होता था, अब इंग्लैंड के साथ में इंडिया में भी होगा। और इन लोगों ने क्या किया, आईसीएस की सर्विसेज को इन लोगों ने बांट दिया, मतलब इंपीरियल सर्विस हो जाएगी, लेजिस्लेटिव हो जाएगी, लेजिस्लेटिव नहीं सॉरी प्रोविंशियल, और एक हो जाएगी सबऑर्डिनेट। आईसीएस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, इंपीरियल, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट। और इसमें बोला गया कि जो इंपीरियल सर्विसेज है इनमें इंडियंस का कोई रोल नहीं होगा, इंडियंस को सिर्फ प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट सर्विसेज पे अपॉइंट किया जाएगा। तो इंपीरियल सर्विसेज पे कौन होगा, इन पे होंगे ब्रिटिश ऑफिसर्स। क्यों, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट थी। तो पब्लिक सर्विस कमीशन 1886 में लॉर्ड डफरिन के टाइम आया। इसमें क्या था, आईसीएस को इंग्लैंड के साथ में इंडिया में भी करवाया जाएगा, और इंपीरियल, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट सर्विसेज, जिसमें इंपीरियल में इंडियंस का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। एक देखते हैं अपन इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। इसके अंदर क्या क्या किया गया था, तो सबसे पहली बात तो इसके अंदर मासेस इन लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के अंदर इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया। पहले तो ओनली ब्रिटिशर्स थे, अब ब्रिटिशर्स के साथ में इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हो गया। दूसरी बात इन लोगों ने क्या करी, बजट पे डिस्कशन। जो बजट लेके आते थे उस पे इंडियंस को पहले तो बिल्कुल भी रोल नहीं था, मतलब देखने की भी जरूरत नहीं है कि बजट सेशन हो रहा है। लेकिन अब 1892 के काउंसिल्स एक्ट से इन लोगों ने बोला कि आप लोग भी बजट पे डिस्कशन कर सकते हो, मतलब आप डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हो, लेकिन वोट नहीं कर सकते। इंडियंस को इतना भी प्रिविलेज नहीं दिया गया कि वो बजट पे वोट कर सके। और इन्होंने क्या बोला, आस्क क्वेश्चंस। आप चाहो तो आप लेजिस्लेचर में सवाल पूछ सकते हो, लेकिन इसमें भी एक फ्लॉ कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, 3 मेन चीजें। पहली बात तो इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दिया गया लेजिस्लेचर में। दूसरी बात कौन सी, कि बजट पे डिस्कशन कर सकते हो लेकिन वोट नहीं कर सकते। तीसरी बात में क्वेश्चंस पूछ सकते हो लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। एक आता है वेलबी कमीशन, ये कब आया था, 1896 में। अब ये कमीशन क्या था और किसके रिगार्डिंग आया था, मॉडरेट्स की एक थ्योरी थी, मेनली दादा भाई नौरोजी इससे एसोसिएटेड थे। वो थी ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निष्कासन का सिद्धांत। इंडिया का पैसा कहां कहां कैसे कैसे खर्च हो रहा है, वो कहां ब्रिटिशर्स में मतलब कितना जा रहा है, इसके बारे में सारा का सारा इंफॉर्मेशन इसको बोलते थे। इस कमीशन का एक और नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर। क्या नाम था, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर। अब इस कमीशन ने क्या किया, इस कमीशन ने बोला
कि ब्रिटिश जो है वो अपना मिलिट्री एक्सपेंस कम करे। अब मिलिट्री एक्सपेंस कम कैसे करे? तो अपन ने अभी बात करी कि ब्रिटिशर्स के अलग अलग कॉलोनीज थी इंडिया के बाहर भी। अब उन कॉलोनीज में जब भी कोई वॉर लड़ना था या फिर कहीं भी आउट ऑफ इंडिया कोई भी वॉर लड़ना था तो इंडियन सोल्जर्स भी जाते थे, तो उन वॉर का एक्सपेंस भी इंडिया से जाता था। तो अब वो चीज नहीं होनी चाहिए। वेलबी कमीशन ने बोला कि जो इंडिया से बाहर का कोई भी एक्सपेंस है वो इंडिया के ऊपर नहीं थोपा जाएगा, वो एक्सपेंस ब्रिटिशर्स खुद देखें। और इन्होंने क्या बोला? सैलरी के बारे में और पेंशन के बारे में बात करी। ब्रिटिशर्स की सैलरी और पेंशन, सैलरी को कम करो और पेंशन जो है वो ब्रिटिश अपने खर्च खाते से दे, मतलब इंडियंस पे पेंशन मत थोपो। क्यों? क्योंकि वो तो फिर वापस धन निष्कासन का सिद्धांत बन जाएगी, मतलब पैसा यहां से तो जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। तो वेलबी कमीशन ने पेंशन और सैलरी की बात करी और इसने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को एक्सेप्ट करा। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी मतलब इंडिया का पैसा ब्रिटेन में कैसे जा रहा है और यूनिलेटरल फ्लो हो रहा है, मतलब सिर्फ जा रहा है, आ नहीं रहा वापस। एक अपन ने बात करी थी आईएनसी कमिटी इन ब्रिटेन। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही अपनी एक कमिटी बना रखी थी लंदन के अंदर। क्यों बनाई थी? कि भाई इंडिया के अंदर जितनी भी एट्रोसिटीज हो रही है वो ब्रिटेन के लोगों को बताई जाए, ब्रिटेन के लेजिस्लेचर्स को बताई जाए, मतलब ऑल ओवर दी ब्रिटेन सबको पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया के अंदर क्या कर रहे हैं। किसने बनाई थी ये कमिटी? तो दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी। कहां बनाई थी? लंदन में बनाई थी। दादा भाई नौरोजी के साथ में दो और लोगों का नाम आता है। एक तो नाम आता है विलियम डिग्बी और एक नाम आता है कॉटन। इन तीनों ने मिलके आईएनसी की एक कमेटी बनाई थी ब्रिटेन के अंदर, जो क्या बताएगी इंडिया के अंदर जितने भी ब्रिटिशर्स के थ्रू एक्टिविटीज हो रही है वो लंदन के लोकल लोगों तक पहुंचाई जाएगी, ताकि उनको भी अवेयरनेस हो कि इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या क्या हो रहा है। तो ये कमिटीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक बाय दादा भाई नौरोजी? दादा भाई नौरोजी ने कौन सी बुक इसमें से नहीं लिखी थी? पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, या फिर इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? दादा भाई नौरोजी हमने अभी बात करी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से रिलेटेड थे, तो इनकी कौन सी बुक नहीं थी? पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इनकी बुक थी, वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया भी इनकी ही बुक थी, और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया भी इनकी ही बुक थी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये बुक थी आरसी दत्त। कब लिखी गई थी? 1901 के बारे में। अब थोड़ी बात करें वापस दादा भाई नौरोजी की, तो इनको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनकी थ्योरी ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये थ्योरी कब आई सबसे पहले? तो इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, आर्टिकल का नाम था इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया। इस थ्योरी के अंदर दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ को एक्सप्लेन करा था इस आर्टिकल के अंदर। उसके बाद में दादा भाई नौरोजी की एक बुक आई थी पॉवर्टी एंड द
अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक के अंदर भी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को एम्फेसाइज किया गया है। 1901 गोपाल कृष्ण गोखले गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी 1901 में। इंपीरियल लेजिस्लेटिव में दी थी। और हमने अभी बात करी थी आरसी दत्त, उन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या नाम था? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कब आई थी ये बुक? 1901। इस बुक के अंदर आरसी दत्त ने बोला था कि हर साल इंडिया के रेवेन्यू का लगभग 50% जो है वो इंडिया के बाहर जाता है। तो इन सब लोगों ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में बातें करी थी।